से एक बार। Okay, so we have atom. In atom, there is a central part which is called nucleus. Nucleus contains proton and neutrons. Outside nucleus, we have electrons. Okay, just a second. Just hold on. So we have nucleus in which proton and neutrons are present, and outside the nucleus we have electrons. Okay, protons are positively charged. One proton has plus E charge, that is called one elementary charge with positive sign, and one electron has minus E charge, that is called minus elementary charge. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है जो होती है E इक्वल्स टू, E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज द एलिमेंट्री चार्ज। E इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये C क्या है? C is कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है, वैल्यू सेम होगी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसकी नेचर, अगर ये नेगेटिव चार्ज इसकी नेचर नेगेटिव होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की इसकी नेचर पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा भाई, किसी का कोई क्वेश्चन आया चैट में? जी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, डोंट वरी। ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन, अब यहाँ पर 1 प्रोटॉन होगा तो चार्ज कितना होगा? इतना होगा। अगर यहाँ 2 प्रोटॉन होंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 3 प्रोटॉन होंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? इसके बराबर, माइनस के साथ। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसी चार्ज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे अनटिल सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? एलिमेंट्री चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल की। देखो, एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है, समझने वाली भी है, जरा इसको ध्यान लगाना कि कोई भी एटम है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में जब होगा ना, नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या है? कि उससे कोई और एटम आके रिएक्शन नहीं कर रहा। यानी केमिस्ट्री में हम देखते हैं ना कि एक एटम से दूसरे एटम ने रिएक्शन किया तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, या दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक एटम, एक सिंपल एटम ले लेते हैं, समझो हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है? एक आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल स्टेट में जो आपका एटम होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। ठीक है, क्या कहेंगे हम? इन नॉर्मल स्टेट द एटम ऑफ एनी एलिमेंट, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, मरकरी है, जिंक है, कोई भी है, द in normal state the atom of any element is electrically neutral, which means that the total number of protons are equal to the total number of electrons. ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? फॉर एग्जांपल कार्बन का एलिमेंट लेते हैं, कार्बन के अंदर नॉर्मल स्टेट में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया कार्बन पे? 6 प्रोटॉन का प्लस 6 ई हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन्स का माइनस 6 ई हो गया। जब हमने ऐड किया इन दोनों को, प्लस 6 ई माइनस 6 ई इक्वल टू 0, 0 हो गया ना। ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? एटम पे 0 हो गया। इसका मतलब ओवरऑल एटम क्या है? न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि इन नॉर्मल स्टेट द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट is equal to the number of proton in that element. Okay, मसला कहां से शुरू होता है? मसला भाई यहां से शुरू होता है कि उस एटम में से अगर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए तो फिर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा उसी स्क्रीन पे जाता हूं, ये मेरे पास स्क्रीन है, समझो ये मैंने कार्बन की एग्जांपल ली है। कार्बन में यहाँ 6 प्रोटॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। सही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ मैं,
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर कोई रिएक्शन परफॉर्म किया, जरूरी नहीं है मैं इस पे केमिकल रिएक्शन ही परफॉर्म करूं, मैंने इसके ऊपर कोई एनर्जी लगा दी, इसको रब कर दिया, फ्रिक्शन लगा दी, किसी भी तरह से इसके अंदर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, किसी और एटम में ले गया, तो इसके अंदर कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 4, है ना। जब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें से बच गए, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन 4 बच गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो टोटल चार्ज इस पे कितना आ गया, माइनस वाला चार्ज कितना आ गया, -4 आ गया। पहले -6e और -2e था ना, तो मैंने जब निकाल दिया तो क्या बचा इस पे चार्ज, -4 बचा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। लेकिन प्रोटॉन तो अपनी जगह कांस्टेंट है, प्रोटॉन याद रखना कभी नहीं निकलता, ठीक है। कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन जो हम कर रहे होंगे ना एटम टू एटम, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे। प्रोटॉन को कुछ नहीं होगा, अगर प्रोटॉन चेंज हो गए तो पता है क्या होगा, केमिस्ट्री जिसने इसने पढ़ी हुई केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट प्रोटॉन नंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, इफ यू विल चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन द एलिमेंट विल चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 6 प्रोटॉन है, इसको मैं 6 की जगह जो है वो फॉर एग्जांपल 7 कर देता हूँ, तो फिर ये अब कार्बन नहीं बन रहेगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, समझ गए, ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो नहीं छेड़ सकते, ठीक है, ये बात तो खत्म हो। न्यूक्लियस इज द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं सर, न्यूक्लियस को कब देखेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी में, आखिरी चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। अभी हमारा कंसर्न क्या है, अभी हमारा कंसर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन या तो हम निकाल सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4 बचे, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -6e था पहले, अब 6e हो गया, 4e हो गया। और प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहा, 6p। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपके एलिमेंट एटम के ऊपर, बताएगा कोई, टोटल चार्ज पूरे एटम पे कितना हुआ, 6p है, तो 6p का पॉजिटिव 6e हो गया ना, और -4e, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ऐड करेंगे तो +2e का चार्ज रह गया ओवरऑल। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करता हूं तो नेट चार्ज इसको कहते हैं, तो आई विल से द नेट चार्ज ऑन दिस एटम इज +2e, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, दिस एलिमेंट इज चार्ज एलिमेंट, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट विद +2 चार्ज, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि ये एटम चार्ज हो गया है, ये एटम अनचार्ज हो गया है, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, नेगेटिवली चार्ज एटम है। ये चार्ज कैसे होता है, ये चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन निकालने से हो जाता है या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हो जाता है। अभी शुरू में हमने क्या कहा था कि ओवरऑल नॉर्मल स्टेट में जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा उसका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -4e रह गया और टोटल पॉजिटिव चार्ज 6e रह गया, +6e। तो हम जब टोटल चार्ज निकाला तो 6e -4e इक्वल्स टू 2e +2 या +2e, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस एटम इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज विद +2, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, चार्ज अनचार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जी सर। सबको समझ में आ गया, ऐसन ऐसन समझ में आ गया। यस सर, आ गया। और बिलाल, मुजना, जी सर। क्लियर है बिल्कुल, चलो जी। ओके गुड। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम चलो एक काम ये करते हैं, हमने पहले तो निकाले थे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी हटा दिया, मैंने कहा कि भाई अभी इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाके किसी और ऑब्जेक्ट से इसमें ऐड करवा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए इसमें,
ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे? कोई बताएगा? हेलो, सर जैसे पिछले उसमें किया था वैसे ही करना है? वैसे ही करना है बिल्कुल। -4e। क्यों भाई? अब देखो ना, अब तो ऐड किए ना, माइनस थोड़ी किए हैं चार्जेस। पहले तो दो प्लस निकाल 80। दिए थे ना। सर 80 -80 -80 ना। ये तो जब यस सर -8 हो गया चार्ज, टोटल बढ़ गया ना चार्ज। और 6 और पॉजिटिव चार्ज कितना है अभी इस पे? पॉजिटिव चार्ज कितना है इसी एटम पे? जल्दी जल्दी बताओ, इतने दिए थोड़ी लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से देखते हैं? प्रोटॉन से देखते हैं ना पॉजिटिव चार्ज। बेटा कोई हाँ ना तो बोल दो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से देखते हैं? प्रोटॉन से देखते यस हैं। सर प्रोटॉन सर कितने प्रोटॉन है हमारे पास यहाँ पे? 6। 6 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 6e हो गया ना हमारा। यस सर और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 2e -2e अरे -8e ना, क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हाँ सॉरी -8e हो गया। और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +6e। 80 भाई एटम पे ओवरऑल चार्ज बोलो ना। 6p का पॉजिटिव चार्ज यानी 6e + 6e प्रोटॉन से, -8e इलेक्ट्रॉन से आ गया। सही है। सिर्फ सिंपल मैथ्स करनी है, तुम लोग ये भी नहीं कर पा रहे हो। -2e रह गया। ओवरऑल एटम पे नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना रह गया? -2e रह गया, है ना। पहले हमने जी देखा सर। था कितना रह गया था? +2e रह गया था, अब -2e रह गया। तो मैं क्या कहूंगा? नाउ दिस एटम इज नाउ नेगेटिवली चार्ज विथ 2 वैल्यू 2e। ठीक है। पहले हमने क्या कहा था? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज विथ +2e। now we are saying that this atom is negatively charged with -2e। ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड ये किया कि जब हम किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स जितने निकाल लेंगे ना, उतने वैल्यू से वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पिछली बार हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 का चार्ज आ गया एटम के ऊपर, पूरे एटम के ऊपर। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो -2e का चार्ज आ गया पूरे इलेक्ट्रॉन पे। तो ये क्या कंक्लूड करता है? ये कंक्लूड ये करता है कि इफ we will take the number of electrons out from the atom, the equivalent value of positive charge will be applied to that atom। ठीक है। एक एटम से जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ही वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज उस पूरे एटम पे आ जाएगा, और जितने उस एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे उतनी ही वैल्यू का नेगेटिव चार्ज उस पूरे एटम पे आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई सब पे? हाँ, यस सर बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर हम थोड़ा सा यस पढ़ना सर स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक चीजें आपको यहाँ जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट: देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैरी नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन्स व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है। If number of electrons on an object are larger than the number of protons, then that object carries negative charge। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? If number of electrons on an object are larger in number of protons, then the object carries negative charge। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए किसी एटम के अंदर तो उसमें ओवरऑल चार्ज तो नेगेटिव आ जाएगा ना। जब नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी किसी एटम के अंदर तो उसी का चार्ज आएगा ना। तो हम क्या कहेंगे? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्जेस।
gain of electrons. If you will add electrons in an atom, or if an atom gains some electrons, it means that atom will be negatively charged. Okay, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एनाइन पढ़ते हो ना. ये बात क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, यानी कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो बढ़ गए तो क्या होगा, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा. देन द ऑब्जेक्ट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस पॉजिटिव चार्जेस. यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज आने के लिए प्रोटॉन डालने पड़ेंगे किसी एटम के अंदर. ठीक है, प्रोटॉन नहीं डालने, आपने इलेक्ट्रॉन ही या तो लूज करवाने या तो गेन करवाने. ठीक है, इफ यू विल, if the atom will gain electrons, it will be negatively charged. ठीक है, and if the atom will lose electrons, it will be positively charged. यहाँ तक concept clear है सबका? Yes, sir. Okay. Next thing is, like charges repel one another and unlike charges attract one another या each other. ठीक है, क्या मतलब हुआ? Two negative charges cannot stay together. Two negative charges will repel each other. This is a rule of statics और static electricity. ठीक है, static electricity या electrostatics का rule है कि two same kind of charges या like charges को कहते हैं will repel each other. However, two unlike charges will attract each other. ठीक है, positive and negative will attract each other, negative and negative will repel each other. Similarly, positive and positive will repel each other. Okay, got it? Yes, sir. The SI unit of charge is coulomb. Coulomb is represented by capital C. ठीक है, so the charge on electron or proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is, इसके आगे का बात बताता हूँ. यहाँ तक सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके बाद माइनस लगा देंगे और अगर प्रोटॉन होगा तो उसके बाद प्लस लगा देंगे, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी. सही है. इसके बाद कहते हैं दैट इज 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मेक्स 1 कूलम चार्ज. ये बात समझ आई किसी के? इस बात को किसी ने समझा या एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं सर. चलो इसको मैं बताता हूँ, पहले ये 2-3 पॉइंट्स खत्म कर लें फिर बताता हूँ. कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स and are able to conduct electricity. Examples metal like silver, copper and iron etc. कंडक्टर्स के बारे में बता रहे हैं. कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है सबके पास, केमिस्ट्री में पढ़ा है किसी सबने पढ़ा ही होगा. मुझे जरा बताओ क्या कॉन्सेप्ट है ताकि मैं उस हिसाब से रिफाइन करूं आपके कॉन्सेप्ट्स. उबैद, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हाँ सर मैंने नहीं पढ़ा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल? नहीं. Yes, sir. क्या बड़ा है, ऐसा बताओ क्या होता है. सर जिनका लास्ट शेल फुल नहीं होता. फुल नहीं होता. वेरी गुड. बिलाल, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता तो क्विट कर दो ताकि आगे चले. ओके, मुझना आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनबॉन्डेड होते हैं. ठीक है, कंप्लीट नहीं होते वो, है ना. चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे बताता हूँ मैं. आप भी कह रहे हो यार फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ी है. देखो भाई, ये एटम है. एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर जो है ये जो सर्कल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये शेल्स कहलाते हैं. अब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इसका जो एक रूल है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक रूल है, ये आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं अभी हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2n स्क्वायर। इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ शेल नंबर, यानी समझो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है ना। तो जो फर्स्ट शेल होगा ना, अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये बन जाएगा आंसर 2, यानी कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और दूसरे शेल में कितने होने चाहिए, दूसरे में n की जगह 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो दूसरे में 8 होंगे एंड अनटिल सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो है ये एक फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए आपने, सेकंड में आपने 1 2 3 4 5 और ये 6 रख दिए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कम है ना, है ना। इसमें 8 होने चाहिए ना, पहले में तो 2 है, पहला तो कंप्लीट है, दूसरे में 6 है, 8 नहीं है, ओ सॉरी 8 होने चाहिए, 6 है ना। तो क्या होगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, किसी और एटम से बॉन्डिंग करेगा और अपने आप को कंप्लीट बना लेगा, या तो अपने जो 6 हैं 6 इलेक्ट्रॉन है ये किसी और को डोनेट कर देगा ताकि इसका ये एम्प्टी हो जाए शेल, ऐसे ही होता है ना केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी क्या है, अभी क्योंकि बॉन्ड नहीं बना रहा ना, कोई 6 है, 6 तो बॉन्ड नहीं बनाते, 8 होने चाहिए यहाँ पे, तो इनको हम कहेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री या रेडिली अवेलेबल हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, या तो इससे आप केमिकल एक्सपेरिमेंट कराएं या तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट करवाएं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स नेचुरली ऐसे होते हैं ना जिनका आउटर मोस्ट शेल या आखिरी शेल है ना, इसको आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यानी कि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनबॉन्डेड क्यों, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना ये, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के अंदर होंगे वो एलिमेंट कंडक्टर कहलाए, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से गुजरने देता है। हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था ना कि व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हिच कैन पास थ्रू द हीट या द थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट इजीली। इंसुलेटर क्या होते हैं, व्हिच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम इजीली, ठीक है। तो जो इंसुलेटर होगा ना, इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो गया शेल। इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, फ्री नहीं है, वैलेंस नहीं है। वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं, जब शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो जब शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ऐसे तमाम एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम करंट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्ट करते हैं और मूव करना शुरू करते हैं, इस वजह से कंडक्टर कहलाते हैं, वो जो करंट और हीट को गेन करते हैं, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस समझ में आ गया। हेलो, जी सर। यस सर, आ गया। चलो अब यहाँ बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर भी हमने समझ लिया। Insulators are the substances that do not have free electrons and thus cannot conduct electricity. Example glass, plastic and wood etc. ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब मैं ये चीज समझाऊंगा, ये जो हमने यहाँ पे छोड़ी थी ना थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा था कि भाई द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, दैट इज, इसका मतलब ये कि 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी 1 नोट पे, ठीक है। देखो भाई, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की खुद ही समझ में आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे ही है। अब थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को अगर हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, माइनस साइन का मतलब यहाँ वो मैथ्स वाला माइनस नहीं है ना,
यहाँ पे इसका मतलब इसकी पोलैरिटी है कि नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब वो डायरेक्शन समझो एक तरह से, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ चार्ज, और अगर मैं कह दूं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय दिस नंबर, मैथ्स में करते हैं ना, एक चीज को एक जगह डिवाइड करते हैं तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से यहाँ डिवाइड किया लेफ्ट साइड पे, तो मुझे राइट साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो मैंने यही एज इट इज यहाँ पे लिख दिया और यही एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होगा, ऊपर 1.6 नीचे 1.6 कट जाएंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, 1 कूलम रह जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब इसको कैलकुलेट करें, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो देखिए लेफ्ट साइड पे क्या बचता है, कैलकुलेटर में लिखेंगे जरा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए।